अस्सलामुअलैकुम, हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली, मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिबा। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बात होगी फिर से पार्टी में जो नवाज शरीफ के जारहाना मौक़िफ़ के हवाले से काफ़ी बहस हो रही है और इस हवाले से जावेद लतीफ़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है जिसमें वो ये साफ कह रहे हैं कि जनरल फैज़ की बात ना की जाए। जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने के मुकम्मल जिम्मेदार हैं, उनकी बात भी होगी। और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कर दी है कि जो 9 मई का मामला है उसको भी उठाया जाएगा और पीटीआई का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने वो कह दिया, वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाह रहे थे। 9 मई के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत होनी चाहिए, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, और उन्हें किसी किस्म की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ किसी सूरत डील नहीं करेंगे, ये भी हमें जो है वो सुनने में मिल रहा है कि नवाज शरीफ किसी भी किस्म की डील पर इत्तफाक करना नहीं चाह रहे हैं। जो सवाल इससे जुड़ा है हमारा यही है कि क्या नून लीग जारहाना सियासत का बोझ उठा सकेगी? नौशाद साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, जहाँ तक ये जारहाना सियासत का मसला है, ये शायद नून लीग की सरिश्त में नहीं है। नून लीग बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि जब भी कोशिश करती है कि वो वोट को इज़्ज़त दो और इस तरह के नारे की बात करती है तो उनके ऊपर तनकीद ही ये की जाती है कि वो जारहाना सियासत जो है ना वो उनके खुमीर में नहीं है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पर ये 16 माह की हुकूमत करने के बाद पीडीएम के साथ, नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई ऐसा नारा आवाम के सामने रख सके कि जिससे वो वोट लेने की पोजीशन में आ सके। अल्टीमेटली उनके पास जो रास्ता है वो दो ही रास्ते हैं। एक वो कि जो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा जो पहले लगा रहे थे उसको किसी तरीके से वापस लाएं क्योंकि उस वक्त उन्हें कुछ पजीराई मिली थी, और दूसरी सूरत यह है कि वो कोशिश करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको इलेक्शन में इस काबिल ना रहने दिया जाए कि वो उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सके। ये एक जो उनकी कोशिश, काविश और उनकी सारी जो मेहनत होगी वो इसी चीज़ पे बिल्कुल मरकूज रहेगी। आप देखिए कि जो जावेद लतीफ़ का आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्लियरली इस चीज़ को शो कर रही है, कि इंडिकेट कर रही है कि वो चाहते ही हैं कि लोगों को बजाय इसके कि वो दाल रोटी और बिजली के बिल और गैसों के मामला, गैस के प्राइसेस के बारे में बात करें और डेवलपमेंट की बात हो, वो चाहते हैं कि लोग 9 मई में उलझे रहें और उलझ के जो पीटीआई का जो बयानिया है या पीटीआई को वो इस काबिल ना रहने दें कि वो वोट में उनके मुखालिफ, क्योंकि वही एक जमात है जो उनको टक्कर दे सकती है। जी जी। अच्छा, नवाज शरीफ किसी सूरत डील नहीं करेंगे, ये भी कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब। आपको लगता है कि इसमें सदाकत है कहीं से? भाई, कहने की अब तक तो ये नारेबाजी होती रहती है ना, ये तो सभी कहते हैं कि डील नहीं करेंगे। अगर डील नहीं थी तो फिर पीडीएम की हुकूमत नहीं बननी चाहिए थी 16 माह की। अगर डील नहीं थी तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। अगर डील नहीं थी तो नवाज शरीफ को इससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए था। ये नहीं होता, ये सिर्फ जैसे कहते हैं ये इंतखाबी स्लोगन टाइप कह लें या ये सिर्फ कहने की हद तक होता है। अंदर अंदर जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे होते हैं। आप ये मैंने जब पहले भी एक दफ़ा बात की थी तो मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम पहले से लगाती चली आ रही है अब के लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। यानी उन्हें लग रहा है पीपल्स पार्टी को भी कि नून लीग को खास कोई तरह का जो आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, या वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी, और ये हमारे यहाँ का मिजाज भी है कि जब लोगों को ये बात पता चल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लोगों ने नौकरियां लेनी है, लोगों ने अपने काम निकलवाने हैं, तो उनको अगर ये हवा बन जाए कि आइंदा हुकूमत नून लीग की आ रही है तो इससे नून लीग के जो रिजल्ट्स होंगे उन पे खासा इंपैक्ट आ सकता है। और यही वो बेस है जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी भी जो इस सारे काम में शामिल थी, जो निगरान हुकूमत बनने तक हर चीज़ के अंदर उनकी इनपुट शामिल थी, वो भी जब ये बात करेगी तो ये अल्टीमेटली एक प्लान, एक तरीकाकार है जिसके तहत उन्होंने अपोजिशन की साइड संभालनी है। यानी अपोजिशन लीडर के तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपना कंट्रोल संभालना है और इधर से नून लीग ने हुक्मरान जमात के तौर पे संभालना है। ये उनका ख्याल है, मतलब वो ये सोच रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि कोई भी जगह किसी और तीसरी पार्टी के लिए खाली ना रहे, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसी जगह ना हो हुक्मरान साइड पे, यानी ट्रेजरी बेंचेस पे, और ना ही ओपोजिशन बेंचेस पे। सो इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और वो मिलजुल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ताकि कोई और ताकत जो है वो बाहर ना आ सके। बिल्कुल ठीक है, और ख्वाहिशात पर तो अब सियासत नहीं की जा सकती। फ़हीम, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को धीमा लहजा अपनाने की बड़ी कोशिश की गई, कायल किया गया, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जारहाना सियासत ही करेंगे। आपको लगता है कि नून लीग इसका बोझ उठा पाएगी? अच्छा, देखिए सना, एक तो ये कि जो अभी आपने इंट्रो भी दिया उसमें भी आपने कहा कि पार्टी में बहस छिड़ गई है और पार्टी में जो ये बात हो रही है कि जारहाना सियासत ना करें। मुझे एक नेशनल मीडिया पे खबर तो दिखाएं जिसमें ये हो कि जनाब नवाज शरीफ साहब को जो है वो की पार्टी में जो है इस वक्त बहस हो रही है। कोई एक नेशनल मीडिया पे खबर नहीं है।
फिर बात यह है कि कौन सी, अभी नौशाद साहब कह रहे थे कि खमीर नहीं है मुस्लिम लीग नून का कि उसने जाराना सियासत की हो। यही नवाज शरीफ साहब थे 1998 में जो 2/3 अक्सरियत से आए थे और इन्होंने जो है वो जाराना अमर इक़दाम ये तक उठाया था कि उन्होंने जो है मुशर्रफ साहब का तैयारा जो है वो फ़िज़ा में ही रोक दिया था, उन्हें उतरने नहीं दिया था। फिर उसके बाद जब वो डील करके कहते हैं कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे, डील नहीं करते, 2.5 साल जेल में रहे थे नवाज शरीफ साहब नताइज भी तो तैयार हाईजैकिंग केस में। 50 और 60 दिन में नहीं जी, इमरान खान साहब की तरह जो है वो अटक से जो है अडियाला जा रहे हैं सहूलतों की खातिर। तो ये ना देखें कि इमरान खान वो जो है डील जो है वो यूं हो गई थी और यूं कर लेते हैं। अभी मुल्क से चले गए थे तो वो क्या कहते हैं जमानत पर अपनी सज़ा मुअत्तल करा के, तो वो भी डील थी। भाई डील होती है अगर तो सियासतदानों के माबेन भी होती है, और जिस जो डील करता है दूसरी तरफ उसकी भी तो बात करें ना आप। उसकी बात हम करते ही नहीं है कि भाई डील सियासतदान अगर करते हैं तो किससे करते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये बात हो रही है कि जारहाना सियासत नहीं कर सकती और जारहाना सियासत का बोझ उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त चाहिए यही। इस वक्त है क्या मुल्क में, इस वक्त मुल्क में अगर उन्हें जो है वो ये वाली सियासत वो नहीं करेंगे तो उनको तो क्या किसी भी पार्टी को कोई नहीं पूछेगा। इस वक्त तो सियासत ही वो होगी जिसकी बुनियाद पर जो है आप आवाम में अपनी पजीराई हासिल करने में कामयाब हो। अगर मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है, इस वक्त जो मुल्क की मईशत का हाल है, आपको जो है बाहर से खबरें आ रही हैं कि आपके फ़कीर जो है वो जहाज़ भर भर कर जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वहाँ की जेलें भर चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर आप ये वाली बात नहीं करेंगे कि इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया किसने है, चाहे वो जनरल बाजवा की बात की जाए, जनरल फैज की बात की जाए, तो उसके अलावा क्या बयानिया होगा। यही बयानिया है जिसके ऊपर फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे बढ़ेगी और उसको जो अवाम में पजीराई मिलेगी। पंजाब की सूरत हाल ले लीजिए, पंजाब में इस वक्त कोई बहुत अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। वहाँ पर महंगाई तो वहाँ पर भी उसी तरह से जिस तरह हम मुल्क के किसी और हिस्से में पाते हैं। तो वहाँ पर भी लोग जो है, अगर लोगों को कोई नज़र आ रहा है तो मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, और मुस्लिम लीग नून को अगर अवाम में जाना है तो ऐसे ही जारहाना तर्ज सियासत से ही जाएगी। जावेद लतीफ़ साहब आज बात कर रहे हैं, आप 2 दिन 4 दिन और रुक जाइए, अभी आपको दीगर सियासतदान भी इस तरह से बोलते नजर आएंगे। क्या आपने देखा नहीं सरफराज बुगटी के एक बयान के ऊपर किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने जारहाना बयान दिया, किस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा बोली। तो ये सारी चीजें जो है वो होंगी। यही तर्ज सियासत इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सूट करता है। और ये कहना कि वो जारहाना सियासत का बोझ उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे, उठा सकेंगे, बिल्कुल उठाएंगे, और तभी इलेक्शन में कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत किसने बनानी है। ठीक है नादिया, आप क्या इस पर कमेंट करेंगी, क्योंकि जो सरफराज बुगटी की स्टेटमेंट थी और उस पर रिएक्शन था राना सनाउल्लाह का, ये नून लीग क्या करती फिर रही है? आपको नहीं लगता कि इससे नवाज शरीफ कहीं ना कहीं से तासुर ये दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से डर भी रहे हैं कि वतन वापस आया जाए या ना आया जाए, क्योंकि जेल की सलाखें भी हैं, जेल तो काटनी पड़ेगी, सूरत हाल तो गंभीर हो सकती है? थैंक यू एम सना। देखिए, जब नून लीग की जारहाना सियासत की कोई बात करता है तो मुझे मरीम नवाज साहबा याद आ जाता है कि मज़ामत होगी, हो सकता है नून लीग की ये माजूर रहा हो कि उसकी जारहाना सियासत की हो और शायद कहीं ना कहीं की, लेकिन उसके बाद एक दफा फिर वो मट्टी का ढेर की तरह से वो ढह जाती है। आपको याद होगा ये बड़ा पुराना जुमला है जो जरदारी साहब बोला करते थे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोहराया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो पैर पर गर्दन पकड़ते हैं और जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो पैर पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो आप इस अगर तनाजुर में देखें तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब को ये समझा दिया गया। उसके बाद आप ये देखिए ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो उनका कोई सियासी नैरेटिव नहीं है, वो कोई उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं है, उसको अपने कुछ वर्कर्स से बात कर रहे थे, क्योंकि जुबैर साहब इस जगह पर बैठे थे, उन्होंने कहा उसका तो एहतसाब नहीं होगा। उसके बाद आप बात करिए जावेद लतीफ साहब को। जावेद लतीफ साहब को सीरियस कौन लेता है? क्या जावेद लतीफ साहब का एक अपना एक ऑडियंस होगी, वो उनको सुनती है, वो आवाम के लिए बोलते हैं, लेकिन उनको जिस हल्कों में सीरियस लिया जाना चाहिए कि ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, ये नवाज शरीफ साहब का स्टांस है, वो उस हल्कों में उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। अब दूसरी बात ये रह गई कि उनकी जारहाना सियासत बेस किस चीज पे करती है। अब अवाम में कम से कम इतना शऊर तो आ गया है कि वो अगर हमें आज ये कह रहे हैं, ये अवाम को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का ये नहीं पूछेगी कि आपने एक्सटेंशन दी थी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन ही हमने इसलिए दी थी कि हम तहरीक एतमाद लाके पीछे जा सकते हैं। तो क्या अवाम ये भी नहीं पूछेगी कि वो तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? फिर वो ये भी तो पूछेगी कि उसके बाद आपकी हुकूमत आ गई थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला था? मरियम नवाज साहिबा ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था गुजरावाला के क़याम से, जब उनसे बाजवा साहब की बात दोबारा से दोहराई गई थी कि आपसे इलेक्शन किया तो आपने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन
उसके बाद क्या वहाँ ये भी नहीं पूछेगी, मीडिया कम अज कम हम बहुत सारे लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आप कहते हैं कि एहतसाब होगा, एहतसाब का तरीक़ाकार क्या होगा, आप क्या रेफरेंस दायर करेंगे, आप सबूत क्या लेकर आएंगे, जी मेरे खिलाफ साजिश होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा, आप क्या सबूत देंगे, आपके पास क्या आपकी साजिश होगी। तो ये सिर्फ बयानिया बनाने की एक कोशिश है, ये बयानिया नहीं बन पाएगा, वो कहते हैं ना बहरने आपसे ना हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा, आप इत्तफाक करते हैं नादिया की इस बात से? आपको लगता है कि नून लीग जारहाना सियासत का बोझ उठा पाएगी? देखिए जी, बात यह है कि जारहाना सियासत उन्होंने किस चीज़ के लिए करनी है। कोई आपके पास रीज़न होना चाहिए, आर्गूमेंट होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए ना, जिसकी बेस के ऊपर आप जारहाना सियासत करेंगे। आप ये कहते हैं कि मुझे एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक पहुँचाया जाए, यानी कि जो कुछ एवन फील्ड के अंदर हुआ उसे तो मिट्टी पाओ और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मुझे मुहैया करो, क्योंकि मैं मियाँ साहब, मैं 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका और 4थी मरतबा मैंने आना है। मुझे जो निकाला गया वो गलत निकाला गया और मुझे जारहाना सियासत अपनानी है, और इसलिए अपनानी है क्योंकि जिन लोगों ने मुझे निकाला उन्होंने मुझे गलत निकाला। तो भाई बात यह है कि यही बात मोर और लेस चेयरमैन पीटीआई भी कर रहा था, और वो भी कह रहा था कि इस किस्म की सियासत नहीं चल सकती, सियासतदानों का ही काम है सियासत करना, किसी और को हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, यही कह रहे थे ना वो। और उसी की पादाश के अंदर अब जिस तरह वो पाबंदे सलासन और जिस किस्म की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, द पॉइंट इज सिस्टम विल नॉट वर्क लाइक दिस इन पाकिस्तान। सो जब सिस्टम विल नॉट वर्क लाइक दिस इन पाकिस्तान, तो फिर आप ये कहें कि चेयरमैन पीटीआई जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था, आपको ये एडमिट करना चाहिए। आप कहते नहीं वो गलत कह रहा था, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसी चीज को वो चीज ठीक है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। अब रह गई बात जारहाना सियासत की, तो जारहाना सियासत आप कैसे कर सकते हैं? अभी 16 महीने पहले तो आपने परफॉर्म किया, आपकी जमात ही थी ना जो मुल्क की वजारत उज़्मा का मनसब संभाल के बैठी थी, तो 16 महीनों में क्या डिलीवरेंस दिया आपने? उससे पहले आप इक़्तिदार उठाइए, आप पंजाब से लेके वफाक से लेके जब जितने भी साल आप रहे, आपकी हुकूमत मुकम्मल नहीं करने दी, लेकिन जितने भी साल आप रहे, आपने क्या डिलीवरेंस दी? मतलब कि लोग कभी आपकी तरफ देखते हैं, कभी आपके भाई की तरफ देखते हैं, कभी आपके भाई की बेटी की तरफ देखते हैं, कभी आपके बेटों की तरफ देखते हैं, कभी आपकी बेटी की तरफ देखते हैं। एक ख़ानदान है जिसके अंदर आपकी सियासत बढ़ के रह चुकी है। अब आप यहाँ पे लंदन में मौजूद हैं, मुंह के मुजाहिदा बने हुए हैं, यहाँ लैंड नहीं करते, आप आए यहाँ पे लैंड करें, आके सियासत करें, जेलें बर्दाश्त करें, जेलें काटने के बाद आए, जलसे जुलूस तकारीर करें, तमाम सोबतों को बर्दाश्त करें। 1998 में आपका बस नहीं चलता था, आपका बस चला नहीं है, चलने नहीं दिया गया। उसके बाद आपको समझ आई कि भाई मामला चलाने हैं ना, तो आपको ताल्लुकात इंटरनेशनल एरिना के अंदर बना के रखने हैं। आपने ताल्लुकात बनाए, मुकम्मल गैम्बिट का आप हिस्सा रहे, आपने यहाँ पे मुआहदे किए, डीलें की, सऊदियों के साथ आपने बजरिया अमरीकियों की आपने डील की और यहाँ से आप निकल गए, मुआहदा उनका भी तोड़ा, यहाँ पे वापस आ गए। अब आपने फिर बीमारी का बहाना बना लिया, यूरोप आप जा सकते हैं, बाकी मुल्कों की आप सैर कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। कौन से प्लेटलेट्स हैं भाई? तो कहने का मकसद ये कि जारहाना अंदाज़ मुझे नहीं आपने बेचना, आपने जारहाना अंदाज इस मुल्क की अवाम को बेचना है। उन्होंने आपका ये नैरेटिव, आपका आर्गूमेंट बाय करना है। आपका वो नैरेटिव आर्गूमेंट बाय नहीं करते। ये बात मैं अपने शोज़ में बार बार कह रहा हूँ कि मियाँ साहब तशरीफ़ यहाँ पे लाएं और ग्वाल मंडी जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे आए, आके बैठे, ज़रा तकरीर करें, वोट मांगे। उन्हें पता लगेगा कि जिस ग्वाल मंडी के ऊपर कभी वो तम तराक से खड़े होकर सियासत करते थे, अब उस ग्वाल मंडी के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, फाज शहबाज साहब, उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कुछ दिन पहले, कुछ 4-5 दिन पहले, उन्होंने इसी हल्के अंदर किया था जहाँ पे मियाँ साहब जहाँ से खड़े होते हैं और जहाँ से उन्होंने कई साल इलेक्शन लड़ा। उस सिर्फ प्रोग्राम का क्लिप, फाज शहबाज साहब का इट्सेल्फ बड़ा अच्छा काम है, उस प्रोग्राम के आप क्लिप्स या पूरा प्रोग्राम या आधा क्लिप भी आप सुन लीजिए, आधा प्रोग्राम ही आप सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उनके हल्के के लोग उनके आने के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। जो उनका अपना पक्का वोटर सपोर्टर था वो भी इस चीज़ का शिकार है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। तो पहले वो अपने लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बहाल करें तो जाके वो किसी के मिसट्रस्ट की बात करें। यहाँ पे तो आए ना, पहली तो बात है कि ऑन ग्राउंड खड़ा उनके लिए ज़रूरी है। ऑन ग्राउंड आते हैं तो कहते हैं मैंने अदालतों का जो है वो जेलों का सामना नहीं करना, मुझे बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। भाई सिस्टम जीरो सिक्योरिटी रिस्क जो कि मिल चुका है और होमवर्क भी कंप्लीट है उनके लॉयर्स का कि आएंगे तो बिल्कुल जी उनको रिलीफ मिल जाएगा। नौशाद साहब, आपको नहीं लगता कि जो बार बार बयानिए बदल रहे हैं नून लीग के, नवाज शरीफ के, मकबूलियत तो उनकी फिर नहीं बढ़ी, सूरत हाल तो अभी भी मुश्किल है, किस तरह से अवाम में जाएंगे, निकलेंगे, किस तरह से वोट लेंगे, आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, एक तो फ़हीम साहब ने माशाल्लाह मुझे निगेट तो किया, लेकिन फिर उसके बाद वही बात दोहरा दी जो मैंने कही थी। बात यह है कि किसी हद तक मैं डार साहब से एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए हमारे मुल्क के अंदर सियासत का जो अंदाज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। जिसे मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारे यहाँ लोग, हमारी जो आवाम है वो उस हद तक लिटरेट नहीं है कि वो उस तरह का बयानिया जो है उसको बाय करें या ना करें।
वो ये फैसला करने की अच्छा, आप ये पोजीशन कह में रहे हैं नहीं कि होते। अवाम ही बाशऊर नहीं है, उस जो हद तक मर्जी बाशऊर- जिस मर्जी बयानिए के उस साथ हद उनके तक साथ बाशऊर नहीं है जिस अच्छा। तरह की हम उनसे तवक्को रखते हैं। होता ये है हमारे यहाँ पे जो एक सियासत का मिजाज है ना, वो ये है, लोग ये देखते हैं कि आइंदा हुकूमत किसकी बनने जा रही है, उस सामने उस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए वो बहुत सी चीजों के लिए तैयार भी हो जाते हैं। वो आप देखिएगा, ये अभी जब वो वापस आते हैं, अगर वो वापस आ रहे होंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह का एक चेंज आपको फील होगा। फिर जब वो तकारीर शुरू करेंगे तो उसके बाद एक जो मूवमेंट डेवलप होगी, उसके बाद बहुत सी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ चूंकि बहुत सारी सियासत के अंदर इंट्रूजन मौजूद है, हमारे यहाँ सियासत के अंदर आप यूं समझ लें कि उसके अंदर उसकी मैनेजमेंट मौजूद है, वो सिर्फ पब्लिक से रिलेटेड नहीं है। यहाँ बहुत सी ताकतें जो है उस सियासत के अंदर अपना अपना रोल प्ले करती हैं। नौशाद जब वो साहब प्ले यही बता करती हैं तो वो दीजिए कि ऐसी नवाज शरीफ चलें, अगर मगर अभी भी आप भी कंफ्यूज हैं, आपको भी कंफर्म नहीं है कि आते हैं या नहीं, चलें ठीक है मान लिया आ गए, आते हैं तो क्या करेंगे? मेरा प्रॉब्लम ये कैसे है कि मईशत को ठीक करें? बताता हूँ, मैं जरा ना थोड़ा स्पेकुलेटिव नहीं होता। अच्छा। मैं जब कोई चीज हो जाती है तो फिर उस पर कोशिश करता हूँ कि एनालिसिस दूं। उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों सूरत सामने रख दूं कि वो आएंगे, ऐलान वो कर चुके हैं, ज्यादा इम्कान है कि वो आएंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई ऐसा वाकया, ऐसा मसला हो जाए तो उसमें डिले आ सके। सो इस पॉसिबिलिटी को सामने रखते हुए मुझे रैशनल रहना होता है। मैं तो क्योंकि मैं कोई ना तो नून लीग का स्पोक्समैन हूं ना किसी और जमात का हूं, मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ये एहतियात करनी होती है कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जो कल को गलत साबित हो। अब मामला ये है कि वो जब आ जाएंगे, आने के बाद जब वो अपनी ये जो इलेक्शन मुहिम का सिस्टम शुरू, ये जो चल रही है, शुरू होने लगी है, जब ये शुरू होगी, बयानिया देखें, बयानिया ये मजबूरी है। ये इसलिए मजबूरी है कि देखें इस वक्त मैं देखें 2018 के अंदर उनके पास बयानिया और तरह का था, का बयानिया में क्या कोई का मजबूरी था? चले मैं फहीम से पूछ लेती हूँ। फहीम, आपको क्या लगता है? नौशाद साहब जो बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि एक तो कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे इंसाफियों के दरमियान मैं बैठ गया हूँ और मुझे जो है वो अपना आप यूँ लगता है कि जैसे मैं कोई फ़हीम औरंगज़ेब हूँ। कतन नहीं, मैं फ़हीम सिद्दीकी हूँ और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है मैं वही सामने रखता हूँ। अच्छा, और वो तो क्या है? मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं बात आ रहा हूँ उसके ऊपर। देखिए, मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं एक बात हमेशा करता हूँ, आप उनका कोई एक टेन्योर उठा के देख लीजिए जो आपको उन्हें मुकम्मल करने दिया गया हो। 1998 में 2/3 अक्सरियत से आए, आपने उठाया, जेल में बंद कर दिया, नहीं काम करने दिया। 2013 में वो आए, आपने जो है वो दसियों, कभी कोई धरना, कभी कोई धरना, कभी जो है वो पानामा लीक्स, तो कभी डॉन लीक्स, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, आप लाते रहे। काम कब करने दिया आपने? लेकिन उस दौरान भी काम हुआ जो नजर नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। हमारी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी याददाश्त नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ उस दौर का। क्या उस दौर में जो नवाज शरीफ का 2013 से 17 तक का दौर है, क्या उस दौर में जो है इस मुल्क में बिजली घर नहीं लगे? क्या उस दौर में इस मुल्क में सड़कों का जाल नहीं बिछा? क्या उस दौर में डॉलर स्टेबिलिटी पर नहीं रहा? क्या उस दौर में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 52,000 की बुलंद तरीन सतह पर नहीं गई? भाई चीजें हैं, क्यों नहीं मानते? किस बात का बुग़्ज़ है नवाज शरीफ से? वो शख्स अगर डिलीवर करना चाहता है। अच्छा, अब वो जो बात हो रही थी अभी ग्वालमंडी वाली जो बात कर रहे थे डार साहब, एक बयानिया बनाया है आपने पिछले कोई 4-5 सालों में, 6 सालों में, चोर चोर चोर, डाकू 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 डाकू। उसके बाद आप जाके जो है किसी ग्वालमंडी में जाके क्या खड़े हो जाएं, जो कहीं और जाके भी मॉडल टाउन में भी शायद करेंगे तो मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। तो बयानिया के साथ साबित करें ना, आए अपनी जमीन पर आए, लैंड करें, आके बयानिया साथ साबित करें। अभी की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूं कि यही सूरत हाल थी ना 2018 के इलेक्शन में। मैंने आपको भी शायद किसी प्रोग्राम में बताया था, कराची का इलाका बल्दिया टाउन, यहाँ तो एमक्यूएम का हमेशा राज रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। शहबाज शरीफ साहब जो है 600 वोटों से हारे थे खाली फैसल वाडा के सामने, तो वो तो यहाँ से भी जीते हुए थे। तो ये बात करना कि जनाब नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती, उठा के देखिए उन्हें डिलीवर करने का मौका कब दिया गया। और जब मौका दिया गया, आप लाहौर में बैठे हैं ना, लाहौर का मुझे बता दिए, लाहौर को किसने डिलीवर किया है? लाहौर का जो आज मैं लाहौर को किसने पेरिस बनाया? यही सवाल लेके मैं चले नादिया के पास चली जाती हूँ। जी नादिया। वैसे मुझे तो नहीं पता कि लाहौर को किसी ने पेरिस बनाया है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई जोर राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में, लाहौर में, वो खैर पर्टिकुलर एरिया थे, पूरा पंजाब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लाहौर से तक मान सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया। और शहबाज शरीफ साहब से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी जब वो पता ये हमने चला था कि इस दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में ये बड़े मुश्किलों से अब ये तो हो रहा है कि जमहूरी हुकूमतें जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, और इस दफा नहीं हुआ फेलियर कंप्लीट,
लेकिन 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी ने कम्पीट किया, फिर 2013 से 2018 मुस्लिम लीग वजीर आजम बदला गया उनका भी। वजीर आजम ने कोई टेन्योर कम्पीट नहीं किया, वजीर आजम को हटा दिया, लेकिन दोबारा भी जब वजीर आजम आए तो से ही आए शायद खाकर अब्बासी साहब, तो यूं दो हुकूमतों ने टेन्योर कम्पीट किया। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। तो जो वज़ीर आजम को हटाया जाता है तो उससे नवाज शरीफ को नहीं हटाया जाता या नून लीग को नहीं हटाया जाता, कोई भी एक वज़ीर आजम मुस्तफा गिलानी साहब वो नहीं कम्पीट कर सके, बाद में राजा परवेज अशरफ साहब को लगाया गया और यहाँ तो फिर आपने हुकूमतें खत्म कर दी। अच्छा, दूसरी बात की पंजाब में PMLN ने डिलीवर किया, देयर इज नो डाउट, लेकिन उसके बाद अभी मुझे सिर्फ ये जवाब बताए कोई कि जब आप आए थे महंगाई मुकामात और फला बला बला तो फिर आप डिलीवर क्यों नहीं कर सकते। अब अगर कोई मुझे इसका ये जवाब देता है कि जी जब नवाज शरीफ आएंगे ना तो फिर वो पूरे मुल्क को पेरिस बनाएंगे, भाई नवाज शरीफ साहब की पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब ने सारदार पे तकिया करते थे, सारदार साहब को स्पेशली तैयारे में एयरपोर्ट के यहाँ पर वजीर आजम के साथ लैंड करवाया था, रेड कारपेट बिछा के, और उनसे कहा था कि जाइए जी और आप अपना जादू चलाइए। उनका जादू नहीं चल सका, ये दिस इज अ फैक्ट। उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो नवाज शरीफ साहब एक नहीं थे जो जहां से आप मुस्कुरा रहे और कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वो आके क्या करते हैं और 16 माह में क्या आप ये कहते हैं कि PDM जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत थी। नवीन कमर कौन थे, अमीनुल हक कौन थे, जो दीगर सियासी जमातों के लोग जो हुकूमत में थे वो कौन थे। फिर सारा बोझ आप नवाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। वो तो पीपल्स पार्टी ने डाल दिया, आपके जो मेजर फैसले थे, जो डिसीजंस थे वो नून लीग के पास थे। देखिए 2-3 चीजें होती है। असल जो पाकिस्तान का इशू था वो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर आप लेके बैठेंगे, वजीर आजम की काम लेकर बैठेंगे तो आपसे तो सवाल होगा। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी स्मार्ट चाल के लिए, उसने तो उसकी वो बड़ी स्मार्ट थी, उसने चुन के ऐसी मिनिस्ट्री थी कि उससे आपको फायदा भी हो, वो हुकूमत भी रहे और उसका वो अकाउंटेबल भी ना हो। तो भी नहीं रहा है कि ना उससे कोई सवाल हो रहा है सारा की तरफ। ठीक है नादिया, क्लियर है आपका भी पॉइंट। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम PTI चेयरमैन की बात करेंगे, वो अडयाला जेल में मुंतकिल हो चुके हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान के हवाले से, जिन्हें अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। जब कोर्ट का हुक्म सामने आया कि अटक जेल से अडयाला जेल उन्हें ले जाया जाए तो PTI चेयरमैन ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहना पसंद करूँगा क्योंकि मैं यहाँ एडजस्ट हो चुका हूँ। लेकिन अब उन्हें जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, अडयाला जेल तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जो एक अफवाहें हैं, गर्दिश कर रही हैं, जो खबरें हैं वो यही कर रही हैं गर्दिश सोशल मीडिया पर भी, कि कुछ जो डील्स हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता उन डील्स की जो बाज़गश्त थी, यूँ कहने में आ रहा है कि वो मुकम्मल हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल उनका किए जाना भी एक डील की तरफ इशारा है। तो हमारा सवाल इससे जुड़ा यही है नादिया, जो मैं सबसे पहले आप ही से कर लेती हूँ। आपको लगता है कि क्या PTI चेयरमैन की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है या आने वाले वक्त में हो जाएगी? देखिए, डील के हवाले से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती कि जो प्रीमेच्योर हो जाए, या मेरा ख्याल है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसमें जो है ना मिस कैलकुलेट कर जाऊँ। और आपको पता है ये बड़ी खतरनाक बातें होती है, यहाँ पे डाले आ जाया करते हैं, तो मैं जरा सेफ नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज जरूर है, वो चीज ये है कि मुझे मेरी अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कह लें और थोड़ा सा अपना एक आप एनालिसिस कि मुझे ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेनी पड़ेगी। इस मुल्क में जो इलेक्शन होंगे वो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से एज्यूम किए जा रहे हैं या हमें बताया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि अब जो इलेक्शन होने हैं ना, उससे जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हमारे बिग बॉसेस हैं, उनकी बड़ी नजरें और उनका बड़ा इंटरेस्ट भी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन से ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकातें हुई, उसके बाद US एम्बेसडर की मुलाकातें हुई। बड़ा वाइटली क्लोज हो रहा है और बड़े प्रेशर डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल प्रेशर है इलेक्शन के लिए। कि जो हालात इसको बताए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं उससे कतई मुख्तलिफ होंगे और हालात खराब नहीं होंगे, हालात बेहतर होंगे। उसको आप डील का शख्साना कह लीजिए, मजबूरी का शख्साना कह लीजिए, जो भी आप वजूहात कह लीजिए,
बट कंपैरेटिवली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अच्छा नादिया, मजबूरी का आपने जिक्र किया, मजबूरी किसके लिए? Establishment है एक तरफ और एक तरफ पीटीआई, हाँ। लेकिन कुछ प्रेशर्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से, जिन प्रेशर्स का मैंने आपको इंटरनेशनली किया, उनकी बात है। ठीक है, सही है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। फ़हीम, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको लगता है, आप तो खैर मान चुके हैं और आपने तो खैर इससे पहले भी कबल प्रोग्राम में इशारा दिया था कि डील हो रही है, तो अब ये बता दीजिए कि यही डील का एक हिस्सा है कि अटक जेल से अडयाला जेल उन्हें मुंतकिल करना है? देखिए, मैं 2+2 की बुनियाद पे 4 करता हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब डील होनी थी और हो रही है। अभी इब्तिदाई स्टेज है। मेरा कप्तान जो है वो अटक जेल में नहीं रह पा रहा था, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। तो कप्तान ने मना क्यों किया? ये भी बड़ा सवाल है कि कप्तान ने मना क्यों किया? कोई मना नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे रहने दें ये सारी बातें। और एक तरफ उनके वकील जो है अडयाला जेल में वो दरखास्त लगा रहे हैं कि उन्हें मुंतकिल कर दिया जाए, दूसरी तरफ वो कहेंगे कि जनाब मैं जो हूँ नहीं जाना चाहता, अटक जेल में रहना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानी बनाने की कोशिशें हैं जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे अपने फॉलोवर्स को अपने साथ जुड़े रखने के लिए की जाती हैं। ठीक है, इन्हें करने दीजिए, लेकिन अब ये देखिए ना, अडयाला जेल में क्या क्या मिलेगा। बेड मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, टीवी मिलेगा, मुशक्कती मिलेंगे, खाना घर का खाना खुद बना के खाना चाहते हैं, मुशक्कती से बनवाएंगे, मजे से खाएंगे, जेल का खाना नहीं खाएंगे, एक पुरसुकून माहौल ऐश करेंगे अभी। और ये एक ऐसी जेल है कि बड़ी तारीखी जेल है। ये जो है ना अडयाला, तो इसे इसकी वजह से कहते हैं 4 किलोमीटर दूर सिर्फ अडयाला है, अदरवाइज तो ये रावलपिंडी की सेंट्रल जेल है। और इससे पहले ये जेल जो है वहाँ होती थी जहाँ जिना पार्क है, और ये वही जिना पार्क है जहाँ जब कभी जेल थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस जेल में रहे हैं, और यहीं पर जो है उन्हें फांसी घाट पर भी पहुँचाया गया था। और भी बहुत से हमारे वज़ीर आज़म यहाँ पर रहे हैं, जनाब आसिफ जरदारी साहब भी यहाँ पर रहे हैं, शाहिद खाकान रहे हैं, शहबाज शरीफ रहे हैं, साद रफ़ीक रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं। तो ये एक सियासी जेल भी है, अगर देखा जाए तो मज़े करेंगे हमारे कप्तान साहब वहाँ जाकर, और डील जो है वो फिर आगे बढ़ेगी। इसी जेल में जो उनकी ट्रेनिंग होगी, अभी ट्रेनिंग का मरहला जारी है, तरबियत याफ्ता होकर निकलेंगे, फिर सियासत करेगा हमारा कप्तान। ठीक है, सही है, मान रहे हैं आप कि जी डील तो हो चुकी है और ये पसे पर्दा जो चीज़ें डिसाइडेड थी वो भी होना शुरू हो चुकी हैं। मुर्तज़ा, आप भी इसी पर यकीन रखते हैं कि जो डील्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई चेयरमैन की, वो काफ़ी हद तक होना शुरू हो चुकी हैं स्टार्ट? जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे ना, तो तब जिक्र इन्हीं का होता था। धारे वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, डिलीवरेंस नहीं हो पा रही थी या हो पा रही थी वगैरह वगैरह। अब जब वो हटे ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 16 माह एक हुकूमत आई, सेटअप आया, तब भी इसी का ही जिक्र होता था और हर टॉक शो उठा लें, दारे कॉलियम तबसरे तज्ज़िया आप उठाएँ। अब जबकि वो हुकूमत में नहीं है, फिर एक दफ़ा इंटरिम सेटअप, फिर उसका जिक्र हो रहा है। अब आगे इलेक्शन आने हैं, फिर उसका जिक्र हो रहा है। मैं तो भाई इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ कि बस कर दें यार, आप एक बंदा एक जमात, हर वक्त देयर इज़ ओनली वन थिंग अंडर डिस्कशन, वाई? द आंसर इज़ बिकॉज दैट इज़ मेकिंग सम डिफरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। आप इसे एग्री करें या डिसएग्री करें, किसी को ये राइट लगे या किसी को ये रॉन्ग लगे। अब आप बातें कर रहे हैं कि जी डील इमरान खान की या चेयरमैन पीटीआई की जी होने जा रही है या हो गई है, तो बात यह है भाई कि डिवाइड एंड रूल इज़ अ पॉलिसी, अ प्लान और अ स्ट्रैटेजी जिसके तहत रियासतों को या ऐसे जो कमज़ोर जहाँ जमहूरियत होती है उसको चलाया जाता है। तो उसके लिए आपको स्टॉपेज लगानी पड़ती है। मैंने आपको कल भी जिक्र किया, अगर आप खेलती नहीं ना एक तो शतरंज की गेम, आप चेस की गेम खेलना शुरू करें तो आपको पता लगे किस तरह फीला, प्यादा, घोड़ा, तोप, हाथी किस तरह, हाथी सॉरी नहीं होता उसमें, वो क्वीन और बादशाह किस तरह जो है वो घेरते हैं और मारते हैं अगले को। तो इसी तरह जो है ना, हाँ फील वही है, मैं वो हाथी की बात कर रहा था। तो खैर एनीवे, सो माय पॉइंट इज के इक़्तिदार में लाना पड़ेगा, पीटीआई को इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और कुछ हिस्सा चंक देना पड़ेगा। वो हिस्सा चंक देंगे तो पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप एक हद तक लिमिटाइज कर सकेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि कोई डील होने जा रही है, बहुत अर्ली है ये कहना, लेकिन यू हैव टू गिव देम स्पेस, ये जरूर होगा। ठीक है नौशाद साहब, आपको लग रहा है कि डील हो रही है? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता दूं कि कोई डील नहीं हो रही। अच्छा, और ना ही किसी डील का जो माजी करीब में कोई इम्कान है। देखिए, तो इससे तो फिर पीटीआई चेयरमैन का जो कद है वो तो फिर बड़ा होता है ना, जो डट कर खड़े। सॉरी, मुस्तकबिल करीब में भी कोई इम्कान नहीं है। उसकी रीज़न ये है, देखिए बात को ज़रा समझें। क्या नवाज शरीफ साहब का मामला भी जब इस नहज को पहुंचा था तो ऐसा नहीं था कि वो कोई 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद जो है ना मामला तय हो गए थे। अभी मसला ये है
कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं इस 2.5 मुल्क साल के लगे अंदर कि जब तक ये जो चीज़ें हुई हैं इनका कोई लॉजिक कंक्लूजन नहीं निकलता तब तक मामला किसी तरफ बैठेगा नहीं, और वो मुझे इंतखाबात तक निकलता नज़र नहीं आ रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को लगता है कि हम इमरान खान की फेवर कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि नवाज शरीफ के किसी बात को बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूं, इसी तरह इमरान खान की किसी बात को या किसी और पीटीआई चेयरमैन हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, हमारा काम है कि हम व्यूअर्स के सामने प्रॉपर हकाइक एनालिसिस रखें, दीजिए। बेशक। लेकिन हमारा सिर्फ ये काम है कि हम सिचुएशन को बता दें। इस वक्त सिचुएशन ये है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती तो पीपल्स पार्टी को अगर वो लोग मिल जाते जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी किसी रन में होती। अच्छा, अभी मसला ये है कि आपके वोटर के पास आइंदा चॉइस क्या होगी। आपके वोटर्स के पास इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई चॉइस मौजूद नहीं है आने वाले इलेक्शंस के अंदर। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है। अल्टीमेटली जो कि पीपल्स पार्टी को पता है कि हमारा पेडेस्टल क्या है और हमारी आने वाली सिचुएशन क्या होगी इंतखाबात के अंदर, सो उन्होंने अपनी एक नीश के लिए अपोजिशन की साइड संभालनी शुरू कर दी है। सेकंड बात यह है, देखिए पीटीआई का आपने स्ट्रक्चर हिला के रख दिया है। पीटीआई का जो सिस्टम है उसके अंदर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने हैं। ये जो आप देख रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं या वज़ीर दाखिला साहब ने की है, ये मैसेजेस हैं, एक ख़ास लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि भाई आप सोच समझ कर साथ दीजिएगा कि ये ना हो कि आपको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। यहाँ पे हालत ये होती है कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर जहाँ पे किसी एक जमात का रश लगा और उनको पता हो कि यहाँ वोट ज़्यादा पड़ सकते हैं, वहाँ पे 2 फायर हों तो उसके बाद बंदा नजर नहीं आता। यहाँ 1000 इस तरह के तरीकेकार हैं जिसके जरिए आप जो इलेक्शन है उसको बहुत हद तक मैनूवर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हल्का बंदियों का मामला है, उसके बाद आपकी जो पोलिंग स्कीम है, पोलिंग स्कीम के अंदर बहुत सारे मामला जो है वो तय हो जाते हैं जिसको आप डील नहीं कर पाते। ठीक है, मैं वेरी क्विकली फहीम का पॉइंट लूंगी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। जी फहीम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता। मैं बस ये कहता कि चूंकि उनकी सजा तो मुअत्तल हो चुकी है तो अब वो जो है उनके केसेस चल रहे हैं, तो एक टर्म होती है पुलिस के उसमें जेल की लैंग्वेज में यूटीपी, अंडर ट्रायल प्रिजनर। वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स नहीं है, अंडर ट्रेनिंग पर्सन है। बिल्कुल ठीक। मुझे अभी ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि फैज़ाबाद केस, इस केस पर सबकी नज़रें, पूरी कौम की नज़रें टिकी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और फैसला आएगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इससे जुड़ा जो सवाल है वो हमने यही रखा है, जो सबसे पहले मैं नादिया आप ही से जान लेती हूँ कि मुल्क की सियासत पर यह केस किस तरह से असरअंदाज होगा। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक केस था और ये केस उस वक्त जस्टिस काजी फायज़ साहब ने उसका फैसला दिया तो शायद उनको पता भी ना हो कि वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उसके बाद ये जो केस है इसकी राजस्थान की अपील इनको करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पहले हमने देखा कि आईबी ने, उसके बाद कैमरा ने भी एक जो राजस्थान की अपील थी वो उन्होंने वापस की। अब मामला यहाँ पर है क्या, जो आपने बेसिकली जो फैज़ाबाद धरना था वो जब इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरह से फैज़ाबाद पर हुआ और ये जो डील हुई और जिस तरह से आपको याद होगा कि जब उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी भरपूर कोशिश ये थी कि जी इस धरने को जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको उठाया जाए और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखा जाए, बिल्कुल की जाए, स्टेट की रेट कायम की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमें ये बड़ा मशहूर ज़माना जुमला सुनने को मिला कि हम अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकते। और उसके बाद एक हमें और आपको शायद वो भी याद हो, मुझे तो याद है कि वो एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी उत्तर जनरल फैज के थे जो मिसाइल जो वहाँ पर देख सके थे। अब वो धरना की उसके बाद जब जस्टिस काजी फायज़ से साबित हुआ, जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जो है उस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसले में बेहतर बहाल तौर पर किया कि उन कार्रवाई का उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो डील में शामिल थे या जो किरदार इसमें शामिल थे। और आपको पता है ये जो तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह वाला जो धरना था वो किस तरह से करवाया गया, कहाँ से उसके हुए। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है नजरसानी की अपील वाला। और लेकिन अब चूंकि जिसने नजरसानी की अपील इस पे दायर की हुई है, जिसपे शायद की हुकूमत में उस तक सब हुकूमत में थे, अब अगर वो अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा कि मैं ख्याल आने वाले दिन में भी पता चलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसका पीटीआई जो कि उस वक्त
गवर्नमेंट उसने दी है दरख्वास्त दी थी, अब उसका स्टेटस क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है ठीक। और मुझे लगता है कि गाजी फाइजी के साथ जो कोयटा का जो ब्लास्ट हुआ था उसमें उनका एक फैसला आया था, वो शनाख्त बना था, बेसिकली गाजी फाइजी के साथ की मेरी शनाख्त बना था। कोयटा वाला फैसला नहीं, फैसलाबाद वाला फैसला नहीं। तो अब वो अगर दोबारा से नजरसानी होती है, अब फिर उसका फैसला वो दोबारा से आता है या दोबारा किया जाता है, ये है तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए मुझे फ़हीम से पूछ लेने दीजिए। फ़हीम, रियासती इदारे इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अब ये फैसला हो चुका है, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल क्या रहेगी? क्या इस मुल्क की सियासत पर असरात इसके जो है वो डेवलप होंगे? देखिए, मुल्क की सियासत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस मुल्क के ऊपर बहुत अच्छे असरात जो हैं इस फैसले के पड़ सकते हैं। जो भी फायदे से साबित से सुनते हैं इसके ऊपर कोई फैसला देते हैं तो, लेकिन जो डिसीजन आया था उस डिसीजन में कहा यह गया था कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जो उनके हालत के खिलाफ है। ये सारी बातें जो है इसमें कही गई थी। अब इसके खिलाफ नजरसानी की अपील आई, उसके बाद दो ने तो नजरसानी की अपील वापस भी ले ली, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी और पैमरा ने भी अभी दरख्वास्त दी है। अभी तो अदालत ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अब जो भी इसके ऊपर डिसीजन आएगा, फायजे साहब एक जजमेंट दे चुके हैं, बड़ा क्लियर जजमेंट था, बड़ा जबरदस्त जजमेंट उन्होंने उस वक्त उनके हिसाब से था। उसके बाद जो है आज आप ये देख लीजिए कि वो फिर उसी केस की समाअत करने के लिए मौजूद है। होना क्या है, देखिए, अगर आप तारीख थोड़ी सी उठाकर देख लीजिए तो फैजाबाद धरने के जो जो सहूलतकार थे आज आपको सब मुश्किल में नजर आएंगे। बिल्कुल। जनरल फैज साहब बाहर हैं, पीटीआई उस वक्त उस धरने की सहूलतकार थी। लेकिन फ़हीम, मुल्क की सियासत पर इसके असरात क्या का हाल देख लीजिए। वहीं आ रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ मैं। अब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब किसकी बात कर रहे हैं? जनरल फैज साहब की बात कर रहे हैं ना। जनरल फैज साहब इसमें जो है वो साबित हो रहे हैं कि उन्होंने गलत किया था, तो डेफिनेटली जो है वो नवाज शरीफ साहब को इस केस का फायदा होगा। ये केस जब चलेगा और जब बातें दोबारा से खुलना शुरू होंगी, फिर दोबारा से उस मुआहदे की बात होगी जो तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था, जिस पर जनरल फैज साहब के दस्तखत हैं। फिर इसकी बात होगी कि लोगों को जो है वो घरों के लिए वापसी के लिए रुकूम उनमें तकसीम की गई थी। फिर ये भी बात होगी कि जनाब कैसे कैसे उस वक्त जो है वो टीवी चैनल्स को मशवरे दिए गए, बंद किया गया, उसके ऊपर जो है डेफिनेटली उस पर भी बात होगी। तो बेसिकली जो है इसका फायदा इस केस के, सिर्फ समाअत की बात कर रहा हूं मैं, फैसला तो अभी बहुत दूर है। इस केस को सुने जाने का भी फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा। ठीक हो गया। मुर्तज़ा, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, मुल्क की सियासत पर इसके असरात किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, इसके सियासत पर असरात में तब देखूंगा जब इसके अंदर जस्टिस होता मैं नजर आएगा। फ़हीम ने बिल्कुल ठीक कहा। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी उसके अंदर जो जजमेंट थी उसके अंदर कहा गया कि जी आप अपनी अस्करी इदारे जो है वो अपनी जो उनका आइन के मुताबिक, हल्फ के मुताबिक उनको कहा गया उसके मुताबिक वो अमल करें और सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करें, और इस धरने के अंदर जिस किसी ने भी सहूलतकारी की उसके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाए। तो अब चूंकि इसके ऊपर फायज साहब एक दफ़ा जो है वो दोबारा इन एक्शन है, तो बात यहाँ पे आके रुकती है कि उसके ऊपर अमल कितना होता है, एक्ट कितना होता है। हमारे यहाँ जजमेंट्स आ जाती हैं, फैसले आ जाते हैं, ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं जिनके ऊपर हम अमल होता नहीं देखते। सो मुस्लिम लीग नून की फेवर में डेफिनेटली ये जाता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस टेम्परेरी सिचुएशन को ना कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और हम उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह आप कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से करने की कोशिश करें। तो आप ओवरऑल जो प्रॉब्लम है इन द सोसाइटी, इन द सिस्टम, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मुर्तज़ा इस पर अमल दरामद तो कोई नहीं करा पाएगा, वजन उठा पाएंगे? आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। अब कुछ अर्सा अगर जिंदगी रही तो हम देखेंगे जिसके ऊपर कितना अमल होता है और किस किस्म के जो है वो एक्शंस लिए जाते हैं और किस तरह के अफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, जिस तरह ऑनरेबल जज साहब ने कहा, और अब तो खैर वो चीफ जस्टिस साहब हैं। सो लेट्स सी। नौशाद साहब, आप एग्री कर रहे हैं मुर्तज़ा की इस बात से? बता दीजिएगा, आप ही बता दीजिए क्या असर, ये केस किस तरह से मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होगा? ये जो आखिर में बात की ना मुर्तज़ा ने कि वो अब चीफ जस्टिस हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए किसी एक इंडिविजुअल की, दो इंडिविजुअल्स की या दो चार लोगों के मामलात जो होते हैं वो मैटर नहीं किया करते इदारों के लिए। असल मामला ये है कि इसके अंदर इदारे जो हैं अगर वो अपनी साख बचाना चाहते हैं तो उन्हें अल्टीमेटली एक ख़ास जो लेवल पे जब अदलिया कोई बात कह देती है तो उसको कंप्लाई किया जाना चाहिए। ये मैं जाना चाहिए की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता है या नहीं होता, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मसला ये है कि इसका फ़ायदा नून लीग को होगा, और आप देखिए इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने, जब उनको पता है, आप ये देखिए कि जनरल फैज और बाजवा साहब का नाम उस दिन से आना शुरू हुआ है जब उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो है
वो टेकअप कर लिया गया है। सो बेसिकली सियासतदान जो है वो हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, और वहां पर भी इस वक्त नून लीग में या मियां नवाज शरीफ साहब यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो बात फहीम साहब ने की है ना कि फैसला तो जब आएगा तब आएगा, या वो इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस डिबेट से बिल्कुल बियॉन्ड दैट असल मामला ये है कि जब समाअत होगी और उसमें जो रिमार्क्स आएंगे और जो चीज़ें डिस्कस होंगी और जो प्रीवियस जो फैसला है और उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई, उस सारे का एडवांटेज जो है वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी सियासत पर भी, और उसका फ़ायदा जो है वो नून लीग को भी उठाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, फैज़ाबाद केस के हवाले से जो कल फैसला आएगा, अब इस पर हम कल ही बात कर सकेंगे। फिलहाल हमारे पैनलिस्ट की राय हमारे सामने आ चुकी है। जो ये केस है मुल्की सियासत पर गहरे असरात छोड़ेगा, हाँ, लेकिन जब फैसला आएगा उसके बाद हम आगे मजीद बहस करने के काबिल हो पाएंगे कि होगा क्या। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।